जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, भाई जी को मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे ठंड की वजह से, जाड़े की वजह से कौन कौन सी दिक्कत हमारे शरीर में जल्दी आने लगती हैं, ज़्यादा सिर उठाती हैं। और आज हम बात करेंगे डर्माग्रेट के बारे में। और जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जो ठंड में एक्जिमा जैसी दिक्कत ज़्यादा आ जाती है स्वामी जी, उससे लड़ने में, उससे लड़के जीतने में ये औषधि कैसे काम करती है, और जो इन्फ्लेमेशन है स्वामी जी स्किन के, उसके बारे में स्वामी जी आज हम देखेंगे। तो अगर हम देखें एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये बीमारी है क्या? तो स्वामी जी, ये अलग अलग टाइप की स्किन की डिजीज है जहाँ स्किन में सूजन आ जाती है। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस लगभग एक ही चीज़ है, पर स्वामी जी इसकी जो शुरुआत है, जो जहाँ से होती है, उसके आधार पर स्वामी जी इसको क्लासीफाई किया जाता है। अगर आप देखें, हमारी हेल्दी स्किन ऐसी होती है, जहाँ मेरा भी कर्सर है, जहाँ तीनों लेयर स्किन के अच्छे से दिखाई देते हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस। ये जो तीनों लेयर हैं, जैसे प्याज के छिलके होते हैं स्वामी जी, वैसे ही 3 लेयर हमारे स्किन के अंदर होते हैं। और इनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, एलर्जी रिस्पॉन्स पैदा हो जाए, तो स्वामी जी ये से सब सूज जाते हैं, इम्यून सेल्स वहाँ पे माइग्रेट करने लगते हैं, और स्वामी जी उसके वजह से डर्मेटाइटिस हो जाती है। स्वामी जी, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, डर्मा मतलब स्किन। तो स्किन के इन्फ्लेमेशन जितनी में स्वामी जी वो डर्मेटाइटिस में आते हैं। और इससे लड़ने के लिए जो दवा है स्वामी जी, वो भी बहुत अप्रोप्रिएट है, डर्माग्रेट। डर्मा मतलब स्किन, ग्रेट मतलब स्किन को जुझारूपन देने की क्षमता। तो जब स्किन खुद ही लड़के बीमारी से जीते, तो समझिए उसके लिए जो हेल्प है वो डर्माग्रेट के तौर पे आती है। ये जो ग्रिट सीरीज है ना, ये इस पूरी मानवता के लिए पतंजलि का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अपने ऋषियों की बहुत बड़ी विरासत का ये वैज्ञानिक वर्जन है। स्किन के लिए डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, हार्ट के लिए हृदयामृत कार्डियोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट। ये ग्रिट सीरीज ना इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, और जो है फिर वो पूरे नस नाड़ियों में कमजोरी आ जाती है तो न्यूरोग्रिट। बहुत गजब है साहब। और ये जो है कैंसर के लिए और सिस्ट के लिए सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड। एक बार जोरदार अभिनंदन है, ये बड़ी जबरदस्त औषधि है, और पूरे साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन इन्वेंशन के साथ ये सब किया है। उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और इनके साथ वैज्ञानिकों की टीम ने किया, और इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है सबके लिए। तो स्वामी जी, हम जो डर्मेटाइटिस की बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये तरीके का एक्जिमा ही है। एक्जिमा के अलग अलग जो तरीके हैं स्वामी जी, उनको डर्मेटाइटिस के तौर पे देखा जाता है, चाहे वो हाथ में हो रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से हो रहे हो स्वामी जी। जो इसका एक थोड़ा खतरनाक वाला फॉर्म है, जिसको न्यूरो डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो भी डील करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और स्वामी जी, आज हम फोकस करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस की। जो इन्फ्लेमेशन की बात है, जो इचिंग है, ड्राइनेस है, जो सर्दी में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि स्वामी जी हमारे स्किन के ऊपर जो भी मॉइस्चर का लेयर है स्वामी जी, वो कम होने लगता है। हम धूप में कम जा रहे होते हैं, धूप कम मिलती भी है, बाहर ठंड होती है, अंदर कमरों में बैठे रहते हैं, हीटर चला के बैठते हैं, तो समझिए उसकी वजह से जितनी अच्छा मॉइस्चर है वो बाहर निकलने लगता है। अच्छा, मॉइस्चर और ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है, और कई बार ज्यादा लोग हीटिंग कर लेते हैं तो ऑक्सीजन खत्म होने से मर भी जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। समझिए कुछ लोग अंगीठी जला के रख लेते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा खराब वाली चीज है। समझिए उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, और समझिए वो जाके हीमोग्लोबिन से वहां पे बाइंड करता है जहां पे ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो जो बेसिकली समझे ऐसे ट्रक जो ऑक्सीजन को लेके हमारे शरीर के अंदर जा रहे होते हैं, समझिए वो सब ट्रक पंक्चर हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड उस क्षमता को कम कर देता है। तो इसलिए समझिए ठंड के मौसम में कमरों के अंदर अंगीठी जला के बैठना समझिए वो ठीक नहीं है। और ऐसा हो भी अगर करना ही पड़ जाए तो समझिए वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है। समझिए ऐसा ही गीजर के साथ भी होता है। कई समझिए ऐसे केस देखे गए हैं, ठंड के मौसम में जो लोग गैस का गीजर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो गीजर बाथरूम के अंदर लगा हुआ हो, तो समझिए वो जो गीजर है वो उस बाथरूम के अंदर जो थोड़ी सी हवा है उसके ऑक्सीजन को डिप्लीट करके कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है। और समझिए अंदर लोग नहाते नहाते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता, बहुत देर तक लोग ढूंढते हैं कि कहाँ गए, तो पता लगा कि बाथरूम के अंदर हैं। समझिए वो एक बड़ा रिस्क है। और गीजर्स को भी समझिए, गैस वाले गीजर को स्पेशली बाथरूम से बाहर लगाना बहुत जरूरी है। तो ये सब समझिए ठंड की वजह से ही होता है। और ठंड की जो बीमारियां हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस उसमें से एक है। ये देखें समझिए,
छोटे बच्चों में भी बहुत पाया जाता है। जो इन्फेंट्स हैं, जो शिशु हैं, नवजात शिशु हैं समझिए, उनमें इसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। 2 महीने से लेकर 6 महीने की उम्र तक इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। और समझिए हाथ में और उंगलियों के नीचे, कलाई के ऊपर, कोहनी के नीचे समझिए ये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ केस में ये क्रोनिक होते हैं जो सालों साल तक बरकरार रहते हैं। वो समझिए सीजनल डिजीज़ की तरह आते हैं। गर्मी में ठीक हो जाते हैं, ठंड आते ही समझिए पूरे शरीर में चकत्ते चकत्ते आ जाते हैं और खुजली मचने लगती है। तो इसका जो कारण देखें समझिए, ये हेल्दी स्किन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एटोपिक एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है। जो आप देखें समझिए पूरी जो सिचुएशन है वो मॉइस्चर की खत्म होने की वजह से है। तो समझिए जितनी हमने जो भी अब क्रीम देखी, जो इतने अच्छे मॉइस्चराइजर देखे जो नेचर इंस्पायर्ड हैं, नेचुरली ड्राइव्ड हैं, वो समझिए इसी प्रोटेक्शन को बचा के रखते हैं। जो मॉइस्चर का लॉस है उसको समझिए होने से रोकते हैं। उसकी वजह से जो स्किन की सरफेस है वो समझिए आर्द्र बनी रहती है, नम बनी रहती है, और उसकी वजह से समझिए कोई भी एलर्जन और पैथोजन हमारे स्किन के अंदर नहीं जा पाते, और अंदर नहीं जा पाते तो समझिए इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं कर पाते। जैसे समझिए आप हमें बार बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन एक बीमारी का कारण है। तो जब इन्फ्लेमेशन का लेवल ज़्यादा बड़ा होता है तो ये बीमारियां और सर पे आने लगती हैं। तो समझिए इन्फ्लेमेटरी कॉजेज एलर्जेंस और पैथोजेंस हैं, और वो भी कब समझिए जब हमारी स्किन हेल्दी ना हो, जब हमारी स्किन सूखी ज़्यादा हो, उसके अंदर समझिए क्रैक्स हो, उसके अंदर समझिए अगर अलग अलग टाइप की सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पैथोजेंस और एलर्जन अंदर जा सकते हो। तो समझिए अब देखें इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होता क्यों है। एक तो सबसे बड़ा कारण तो इम्पेयर्ड स्किन बैरियर है ही, कि जो स्किन है वो खराब हो चुकी है, सूख चुकी है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं। समझिए जो दूसरा एक बड़ा कारण आ रहा है समझिए वो आ रहा है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में ही रहते हैं, तो समझिए वो हमारे शरीर पे हर तौर से दिखाई देता है। और स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, उस पर समझिए स्ट्रेस सबसे पहले दिखाई देता है। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको एटोपिक डर्मेटाइटिस की फ्लेयरिंग समझिए बहुत ज़्यादा होती रहती है। और अगर इम्यूनिटी भी साथ साथ खराब हो, पॉल्यूशन वाले हिस्से में रह रहे हो, और या फिर समझिए कुछ ऐसे हाइजीनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहे हो जिनको हम एक्सेसिव हाइजीन कहते हैं, समझिए वो भी इन्हीं बीमारियों का एक बड़ा रिस्क फैक्टर के तौर पर दिखाई देते हैं। और इसकी पैथोजेनेसिस समझिए बहुत क्लियरली अंडरस्टूड है कि जैसे ही स्किन की जो बैरियर है वो टूटते हैं, उससे समझिए वायरस, एलर्जन, बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। अंदर जाके समझिए हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं, और जो हमारे डिफेंस की फर्स्ट लाइंस हैं वो आके समझिए वहाँ पे ओवर एक्टिवेट हो जाती हैं। साइटोकाइंस के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और समझिए वो पूरा हिस्सा लाल हो जाता है, चकत्ते के तौर पर दिखाई देता है। लोग उसको और खुजा लेते हैं तो समझिए इंजरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे जैसे समझिए वो बढ़ती जाती है वो एक साइकिल के तौर पे दिखाई देती है। तो बीमारी को कंट्रोल करना भी समझिए उतना ही ज़रूरी है जितना उस बीमारी को समझना भी। तो जब लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं तो समझिए शायद इसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। पर खुजली का तो ऐसा है समझिए कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं है, और लोग उसको उसको एंजॉय करते हैं। कहते हैं या तो मजा राज में या तो खाज में। राज तो मिलता है नहीं, खाज सबको मिली हुई है। हाँ समझिए वो जो खाज वाला मजा है, समझिए वो खाज बार बार जो होती है खुजाते घाव कर लेते समझिए पूरा लाल हो जाता है। और एक बार जब खुजा लेते हैं उसके बाद समझिए स्किन एक्सपोज हो जाती है, तो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस अंदर जाना शुरू करते हैं, अंदर चिपक जाते हैं, समझिए शरीर के अंदर घुस जाते हैं, और फिर इन्फ्लेमेशन का अगला साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस समझिए यही डर्मेटाइटिस है। तो इसको हम कैसे मैनेज करें? समझिए जो सिंथेटिक वर्ड के ट्रीटमेंट हैं वो तो समझिए कुछ टॉपिकल दवाई हैं, और हाई एंड में जाके समझिए बहुत हाई एंड स्टेरॉइड दिए जाते हैं। इतनी दिक्कत हो जाती है समझिए लोग स्टेरॉइड का दनादन सेवन करते रहते हैं, चाहे वो क्रीम के तौर पे लगा रहे हो टॉपिकली, या समझिए उसको दवाई के तौर पे खा रहे हो ओरली, ताकि शरीर के अंदर से जाके उस एक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जाए। पर समझिए आप ये देखिए ये जो दवाइयाँ हैं ये एक समय के बाद भी काम करना बंद कर देती हैं, और लंबे समय तक समझिए इनको इस्तेमाल किया जाए, अगर ओवरडोज हो जाए इन स्टेरॉइड की तो समझिए स्किन थिन हो जाती है, जो स्किन की मोटाई है वो कम हो जाती है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं, एक्ने ज़्यादा आ जाते हैं, मुहासे। समझिए कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि 70 साल के लोगों के चेहरे पर भी मुहासे दिख रहे होते हैं, जो जनरली कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि समझिए उनको वो स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन कर रहे होते हैं, और जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है स्किन की हेल्थ का वो समझिए खराब होने लगता है। तो ये भी एक समझना समझिए है ज़रूरी। और उसके साथ साथ जो और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो बरकरार रहते ही हैं, जैसे इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, और स्टेरॉइडल डिपेंडेंसी समझिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करें?
तो समझिए जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो नेचर ड्राइव आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, समझिए हम उसके बारे में बात करेंगे। डर्माग्रेट जो बहुत अच्छे तरीके से डर्मल इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है, समझिए उसके बारे में देखेंगे। हमने समझिए इसका डिटेल केमिस्ट्री करके पाया कि कौन कौन से नेचुरली ड्राइव कंपाउंड इसके अंदर है। HPLC से हमने देखा कि कितने कितने किस किस मात्रा में कौन कौन सी औषधियां हैं जो उसके अंदर हैं, और उनके सिग्नेचर कंपाउंड कौन से हैं, उनकी फिंगरप्रिंटिंग करके हमने पाया कि कितने कंपाउंड हैं और वो किस तरीके से समझिए स्किन फंक्शन को हेल्प कर सकते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट किए समझिए बहुत सिंपल थे। हमने अपनी इन विट्रो बायोलॉजी लैब में, जहां पे हम सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझिए वहां हमने ग्रो किए हैकेट सेल्स। हैकेट समझिए बेसिकली ह्यूमन स्किल्स के टॉप लेयर के सेल्स हैं जिनको हम केराटिनोसाइट कहते हैं। तो जो हैकेट सेल्स हैं समझिए बड़ा अच्छे से ग्रो करते हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारे लेबोरेटरी का ही एक फोटोग्राफ है जहां हमने इन सेल्स को ग्रो किया है। ये समझिए आइलैंड में ग्रो करते हैं, एक द्वीप की तरह से रहते हैं और बहुत हेल्दी सेल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। पर समझिए अगर हम इनको इंड्यूस करें इन्फ्लेमेटरी कॉजेज से, TNF अल्फा और IFN गामा से, जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं, किक स्टार्ट करते हैं, समझिए वो जो ट्रिगरिंग है, जैसे समझिए एक गन में ट्रिगर होता है, वो जब दबाते हैं तो गोली चल जाती है, समझिए वैसे ही ट्रिगर ये हैं जो सेल बायोलॉजिकल एक्टिविटी को फायर कर देते हैं। तो समझिए हमने उन्हीं को यूज़ किया और बहुत ही छोटी मात्रा 10 नैनोग्राम, समझिए 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम और 1 माइक्रोग्राम के अंदर समझिए 1000 नैनोग्राम। तो इतनी छोटी लेवल पे जाकर समझिए हमने देखा 10 नैनोग्राम समझिए जब उसकी हम जो ट्रिगर के तौर पे यूज़ करते हैं, इतनी ही कम मात्रा में समझिए इन सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप के साइटोकाइन रिस्पॉन्स आने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो समझिए हमने वो नापा और देखा कि अगर हम उन साइटोकाइन का लेवल देखें, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8, जो 2 बड़े साइटोकाइन हैं जो स्किन की हेल्थ को ड्राइव करते हैं, तो आप देखें समझिए डिजीज कंडीशन में जहां हम ट्रिगर दे रहे थे TNF अल्फा IFN गामा का, इनका लेवल देखें समझिए 40-45 गुना तक बढ़ जाता है। ये बहुत ही एक्सट्रीम टाइप के इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। और समझिए आप जब इसको ट्रीट करते हैं डर्माग्रेट के साथ, तो आप देखें समझिए डर्माग्रेट के ट्रीटमेंट से ये डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें अच्छाई क्या है समझिए, अब देखिए हमने कंपैरिजन के तौर पे डेक्सामेथासोन जो एक बड़ा स्टेरॉयडल कंपाउंड है जो सिंथेटिक वर्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, समझिए हमने उसको पैरेलल स्टडी के तौर पे रखा और देखें समझिए जैसा रिस्पॉन्स डेक्सामेथासोन का 10 माइक्रोग्राम पे आ रहा होता है, समझिए वैसा उससे बेटर, उससे स्टेबल रिस्पॉन्स हमें डर्माग्रेट का देखने को मिलता है। मैंने एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयों से स्टीरॉयड से ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद है, ये विश्व के इतिहास में पहली बार साइंटिफिकली प्रूव करके पतंजलि ने दिखाया है कि आयुर्वेद की औषधियाँ या तो एलोपैथी की दवाओं के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनको या मीट करती हैं तो बीट करती हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसके 10 और फायदे हैं। माने वो इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं, लॉन्जिविटी को बढ़ाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का काम भी करती हैं, टारगेटेड मेडिसिन का भी काम करती हैं, सिम्टम्स को भी ठीक करती हैं, जिस सिस्टम को भी जिसके कारण से बीमारियाँ हो रही है उसका कारण भी, उसका निवारण भी करती है। तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो आयुर्वेद पर 3 झूठे आरोप लगाए गए कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जल्दी काम नहीं करती, आयुर्वेद की दवाइयों से एलोपैथी की दवाएं ज़्यादा इफेक्टिव और आयुर्वेद की दवाओं से लिवर किडनी खराब हो जाते हैं। उन सब का हमने निराकरण किया पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, अनुसंधान के साथ। और समझिए वो सब जितने प्रमाण हैं वो समझिए बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी हो रहे हैं। जो साइंटिफिक फैटर्निटी है समझिए वो उसको अच्छे से मान रही है, स्वीकार कर रही है कि जो आयुर्वेद की अपनी शक्ति है, ये जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो किस तरीके से बीमारियों को ठीक करती हैं, बीमारियों के कारण को ठीक करते हैं और समझिए और दूसरी दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हैं उनसे भी समझिए लड़ने में हमारी मदद करती हैं। एलोपैथी की दवाओं के कारण से जिनके लिवर किडनी खराब थी उनको ठीक करते हैं, उनको ठीक करती हैं समझिए। एलोपैथी के दवाओं से भी स्किन प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है। बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी ना हो या ओवरडोज में हो जाए तो समझिए सब ईचिंग और जो है थोड़ा सा उल्टी जैसे आना, थोड़ा जी मिचलाना, ये तो हर एक दवाई का समझिए मितली आना, जी मचलाना, कभी कभी चक्कर आना, डिजीनेस रहना, स्किन पे रैशेस होना, इन्फेक्शंस होने के रिस्क बढ़ जाना, ये लगभग समझिए कॉमन एडवर्स इफेक्ट में गिनती की इनकी होती है। उसके अलावा समझिए कभी कभी ऐसे आते हैं इफेक्ट कि किडनी फंक्शन खराब हो रहे हैं, लिवर फंक्शन खराब हो रहे हैं, एलोपैथिक की सिंथेटिक दवाइयों को समझिए ये इम्पैक्ट भी दिखाई देते हैं। और तो और समझिए सबसे ज़्यादा खाने वाली दवाई है जिसे लोग घर में रोटी की तरह रखते हैं, समझिए वो है पैरास्टामोल, क्रोसिन, डोलो। समझिए वो जो दवाई है उसके भी लिवर के ऊपर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होते हैं। समझिए हम अपने लेबोरेटरी एरिया में एनिमल्स के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और लिवर डिजीज को इंड्यूस करना हो तो समझिए हम हाई डोज पैरास्टामोल देते हैं, हम हाई डोज क्रोसिन देते हैं
जिसकी वजह से किडनी और लिवर स्वामी खराब हो जाते हैं और उसको स्वामी हम रीनोग्रेट और लीवोग्रेट से रिकवर करके दिखाते हैं कि देखिए ये जो खराब हुई किडनी है, जो खराब हुई लिवर है, वो लीवोग्रेट और रीनोग्रेट से स्वामी ठीक की जा सकती है। तो समझिए जो फंक्शनलिटी की हम बात कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं कि जो हमने इन्फ्लेमेशन के अंदर चेंज देखे, स्किन सेल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया था उसको डर्माग्रिड से ठीक किया था। समझिए उसके पीछे का एक लेवल और जाके देखें कि ये जो साइटोकाइंस हैं IL-6 और IL-4, इनके पीछे इनका जो कंट्रोलर है वो कौन है, क्योंकि समझिए साइंस में और सेल के लेवल पर आप जाएं तो आपस में इंटरकनेक्टिविटी बहुत रोल प्ले करती है। एक पैरामीटर दूसरे को रेगुलेट करता है, दूसरा चौथे को करता है, ऐसे समझिए कनेक्टिविटी बनी रहती है ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें। नेचर स्वामी इस मामले में बहुत स्मार्ट है कि जो भी कुछ अगर ज़्यादा उपद्रव हो तो उसको रेगुलेट करने का काम आना चाहिए। तो समझिए ऐसे ही जो कंट्रोलिंग है साइटोकाइन के वो है NF कापा भी, वो समझिए एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो इन साइटोकाइन के लेवल को रेगुलेट करता है। पर समझिए बीमारी बढ़ जाती है तो खुद इसका लेवल भी बढ़ जाता है और हमने पाया कि लगभग 6 गुने से ज़्यादा बढ़ा हुआ लेवल जो NF कापा भी का हमने देखा TNF अल्फा और IL-6 के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से। तो आप देखें समझिए ये जो बढ़ा हुआ लेवल है डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए वो भी रेगुलेट होने लगता है। तो जो हम बात करते हैं कि बीमारी की जड़ जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस खराब हो रहा होता है, समझिए उसको भी सही तरीके से रेगुलेट करके कंट्रोल करके समझिए हम देख पाते हैं। हमने फिर समझिए इसके बाद और भी रिपोर्टर सेल्स पे काम किया, IL-3, IL-13, IL-4, इन सबको नापा समझिए ताकि जितने भी विविध आयाम हैं इन्फ्लेमेशन के जो स्किन हेल्थ में रोल प्ले करते हैं, क्या वो समझिए अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और समझिए जब इसको आप कंपेयर कर रहे हैं डेक्सामेथासोन से तो आप देखिए लगभग हर एक पैरामीटर में डर्माग्रिड या तो डेक्सामेथासोन के बराबर है या समझिए उससे बहुत बहुत बेटर है, सुपीरियर है समझिए। तो समझिए जो उसके लिए टेक्निकल वर्ड आजकल लोग कहते हैं उसे बोलते हैं नॉन इन्फीरियर है, ताकि लोग थोड़े से अलग तरीके से चीज़ों को देखें। पर समझिए अब देखिए यहाँ क्लियरिटी या तो नॉन इन्फीरियरिटी है, सुपीरियरिटी है या समझिए इक्विवेलेंस है कि हम तीनों तरीके से देख पा रहे हैं कि दवा किस तरीके से सिंथेटिक वर्ड की दवा के मुकाबले या तो मीट करती है या समझिए बीट करती है। अब समझिए इसके बाद हम 2 लेवल और नीचे गए, जो हमने कंट्रोल देखा वो सब समझिए प्रोटीन लेवल के थे। एक एक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर RNA बनाता है। तो समझिए हमारे हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम समझिए DNA के बने हुए हैं और वो जो DNA है वो ट्रांसक्राइब होकर RNA बनाते हैं, RNA ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। समझिए ये सेंट्रल डोगमा है जो पूरे बायोलॉजी को कंट्रोल करता है। तो समझिए हमने प्रोटीन का लेवल देखा जो साइटोकाइन थे, फिर हम एक लेवल और नीचे गए और हमने जीन एक्सप्रेशन को देखा, RNA का लेवल देखा जो इन जीन को कंट्रोल करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के समझिए बड़े कारण हैं। MCP1 जो मोनोसिटिक कीमो एट्रैक्टिव प्रोटीन 1 है या फिर समझिए MDC जो मैक्रोफेज ड्राइव कीमोकाइन है। तो समझिए साइटोकाइन और कीमोकाइन 2 ऐसे हैं प्रोसेस जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। तो हम जब हमने पहली बार देखा कि MDC जैसे कीमोकाइन की सिग्नलिंग भी समझिए डर्माग्रिड की वजह से चेंज हुई थी। आप देखें समझिए डिजीज कंडीशन में लगभग 7 गुना तक बढ़ा हुआ लेवल आप देखें समझिए डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से बिल्कुल डोज डिपेंडेंट तरीके से उतर के नीचे वहां आ गया जहां बेसल नॉन डिजीज कंडीशन में होते हैं। ये समझिए बड़ी वाली बात थी कि एक नेचुरल मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक ड्रग एक अच्छे तरीके से समझिए उन प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है जो अभी तक समझिए नहीं देखे गए थे। MDC के ऊपर समझिए हमारी पहली फाइंडिंग थी कि हम कीमोकाइन के लेवल को भी कंट्रोल कर रहे हैं। साइटोकाइन समझिए बहुत सारे देखे, कीमोकाइन समझिए हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया और उसके बाद इन सबके रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन देखे और पाया समझिए CCL5 और TARC ये भी समझिए अलग अलग मार्कर्स हैं जो डिजीज को एक्टिवेट करते हैं और एटोपिक डर्मेटाइटिस में समझिए इनका सिग्निफिकेंट रोल पाया गया है। इंसानों के अंदर भी समझिए जब जो रोगी हैं उनके अगर ब्लड में हम देखें तो समझिए TARC का लेवल ज़्यादा पाया गया है जो थाइमस एक्टिवेटिंग रेगुलेटिंग कीमोकाइन है। समझिए इन कीमोकाइन का लेवल हमने इन सेल्स के अंदर नापा और समझिए अब यहाँ देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है। इस डेटा में आप देखिए डर्माग्रिड का जो रेस्पॉन्स है, इसको हम बड़े स्क्रीन पर देखें तो और अच्छा दिखेगा कि डर्माग्रिड का जो रेस्पॉन्स है समझिए जहाँ मेरा कर्सर है उसके बगल में आप देखिए डेक्सामेथासोन का जो हरे रंग का बार है, यहाँ देखें समझिए डर्माग्रिड का रेस्पॉन्स डेक्सामेथासोन के मुकाबले समझिए हमें सुपीरियर दिखाई देता है कि जो काम एक स्टेरॉइडल मेडिसिन कर पा रही है वो थोड़ा तो कम कर ही रही है पर समझिए डर्माग्रिड इसको बिल्कुल बेसल लेवल पर वहाँ लेके आ रहा है जहाँ इसको नेचुरली होना चाहिए। और ये बताता है कि आयुर्वेद की
औषधियों की जो शक्ति है वो स्वामी जी इतनी जबरदस्त है कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी विकृति है, जैसे जैसे स्वामी जी सिग्नलिंग मॉड्यूलेट हो रहे हैं, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से डर्मागिट की वजह से ठीक होकर वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ स्टेरॉयडल ड्रग भी नहीं पहुँच पा रही हैं। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। इसको लेकर स्वामी जी हम और आगे बढ़े, हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम किया और पाया कि स्किन के अंदर स्ट्रेस जब बढ़ जाती है तो कैसे कैसे चेंज आते हैं। डर्माग्रेट स्वामी जी उस स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, जो दो बड़े कारण हैं स्वामी जी, वो भी अच्छे तरीके से ठीक होते हैं और उनके अलग अलग मार्कर हमने वो नापे और पाया कि ये स्वामी जी अच्छे तरीके से चल रहा है। स्किन की बायोलॉजी को लेकर स्वामी जी एक बड़ा जर्नल है। स्वामी जी ये फाइंडिंग लेके हम वहाँ पहली बार गए हैं और पहली बार स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि एक नेचुरल ड्राइव हर्बल मेडिसिन स्किन की उन बीमारियों को भी ठीक कर सकता है जहाँ स्वामी जी स्टेरॉइड काम नहीं करते। तो ये स्किन के ऊपर बहुत बड़ा काम है। पतंजलि के पास पैसे आएंगे तो गुरुकुलम बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, गोमाता भारत माता की सेवा होगी। तो भाई और लीवर के लिए, अरे लीवोग्रिड से बेहतर लीवर के लिए कोई दवाई नहीं कि तमाम दूसरी औषधियां क्यों, जब पतंजलि सर्वश्रेष्ठ है तो वो अपनाओ। ये है स्वदेशी का सात्विक दर्शन और इसमें है योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म की सेवा का दर्शन। इसमें अपने पूर्वजों की विरासत, आपने जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स लिए, आज पतंजलि को इतनी ताकत दी तो हमने इस भारत माता की सेवा के इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आने वाले समय में इतिहास में उसको पढ़ाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उस पर गौरव करेंगी जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।